हम आगे चलते हैं। बेटा कल भी मैंने आपको ये बात कही थी कि इस चैप्टर का जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन पीएमसी के सिलेबस के अंदर मौजूद है, जबकि इसके दो और जो टॉपिक्स हैं, एक्सरेज और लेजर, ये पीएमसी के सिलेबस के अंदर तो मौजूद नहीं है, लेकिन जो अभी फेडरल बोर्ड वालों का जो स्मार्ट सिलेबस है, उस स्मार्ट सिलेबस के अंदर ये चीजें मौजूद हैं, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्मार्ट सिलेबस के अंदर मौजूद नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो आईबीसीसी वालों ने एक सिलेबस दिया है पीएमसी को, अब वो सिलेबस अभी मिल तो नहीं रहा है, जैसे मिलेगा आपको इंशाल्लाह शेयर करेंगे। लेकिन उस सिलेबस को अगर उन्होंने फेडरल के मुताबिक ही, जाहिर है फेडरल के मुताबिक ही रखा होगा, तो फेडरल के मुताबिक रखा होगा तो अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के साथ चांसेस हो सकती हैं कि एक्सरे या लेजर में से कोई टॉपिक पीएमसी के सिलेबस में आ सकता है। वैसे भी आपका जो इंटर का पीएमसी का सिलेबस है वो तो कंप्लीट है, क्योंकि हाइड्रोजन के बाद पीएमसी के सिलेबस के अंदर 19 और 20 से जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही थोड़े टॉपिक्स हैं। बायोलॉजिकल यूजेस हैं या रेडियो एक्टिविटी वगैरह थोड़े थेरेटिकल टॉपिक्स हैं, इतने ज्यादा लंबे या मैथमेटिकल टॉपिक्स नहीं है। वो भी आपके इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि आप एक्सरेज और लेजर को पढ़ लें, ताकि अगर इसमें से सिलेबस चेंज होता है, क्योंकि इस चैप्टर का सिलेबस चेंज होने का ज्यादा मुझे लग रहा है कि इसका सिलेबस चेंज होगा, तो अगर इस चैप्टर का सिलेबस चेंज होता है तो आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना हो, क्योंकि अभी आप जैसे स्पेक्ट्रम पढ़े हो तो आपके ये चीजें माइंड में ताजा है। एक्सरेज और लेजर को भी उसके साथ पढ़ लोगे तो ये आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि पीछे जो 19 और 20 के टॉपिक्स हैं पीएमसी के सिलेबस के अंदर, वो इतने ज्यादा टॉपिक्स नहीं है और बिल्कुल छोटे टॉपिक्स हैं। जैसे 20 के अंदर तो सिर्फ बायोलॉजिकल यूजेस है रेडिएशन के, वो तो जाहिर सी बात है कहाँ कहाँ पे यूज करना है वो तो वैसे भी सिंपली बातें ही करनी है। और जो 19 के चैप्टर है उसमें भी रेडियो एक्टिविटी है या लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके वगैरह है, बाकी उनमें से कोई भी इतना ज्यादा टॉपिक्स नहीं है। तो इसलिए बेहतर है कि हम इसको यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ताकि इस चैप्टर के अंदर अगर कोई तब्दीली आती है तो आपको परेशानी का सामना न हो। ठीक है, तो बेटा पहले हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की एक्सप्लेनेशन तक जाते हैं, उसके बाद आगे आते हैं इस चैप्टर के जो दूसरे टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। बेटा देखिए बेटा, कल हमने बाल्मर और रेबर्ग का फार्मूला ड्राइव किया था फ्रॉम बोहर्स थ्योरी, और हमने ये देखा था कि बोहर्स थ्योरी में से न सिर्फ हम थेरेटिकली हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली बाल्मर का फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एसटीबी के अंदर कुछ पॉइंट्स दी गई है जो मैंने ड्यूरिंग डेरिवेशन आपको बता दी थी, लेकिन फिर भी बुक से वो चीजें आपको बता देता हूँ, क्योंकि बार बार वही चीजें पूछी जाती है मैसेज के अंदर जो चीजें डिस्कशन के अंदर आ चुकी होती है। बेटा ठीक है, बहरहाल मैं वो चीजें आपको फिर यहाँ पे बता देता हूँ कि जो है वो उन चीजों का मकसद क्या होता है। बेटा ठीक है, मेरे ख्याल में ये बेटा हमारे पास है, ये जो लास्ट पेज है एसटीबी का, बेटा ये एसटीबी का आखिरी पेज है, जिसके ऊपर ये बेटा दिया गया है आर इन्फिनिटी की वैल्यू है। इसमें किसी ने पूछा था कि इसमें सी कहाँ से आता है। बेटा ये देखिए, हमने जो फार्मूला किया था उसके अंदर हमने फ्रीक्वेंसी का फार्मूला किया था, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म था, ये सारे जो भी थे मैं इसको लिख लेता हूँ बेटा, कि यहाँ पे ये जो कांस्टेंट टर्म थे बेटा, अब हमने जो फार्मूला किया था ये होता है बेटा m e⁴ अपान 64 पाई क्यूब h कट क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर
वन फ्रीक्वेंसी का फार्मूला किया था बेटा हमने इस तरह से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला किया था 1/p² माइनस 1/n²। तो किसी ने पूछा था कि यहाँ पे c कहाँ से आता है बेटा, फ्रीक्वेंसी होती है v इज इक्वल टू एफ लेमडा, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी v/λ। तो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा यहाँ पे c/λ। तो अगर यहाँ पे रखेंगे तो c/λ इज इक्वल टू me⁴/64 पाई क्यूब h³ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 1/p² माइनस 1/n² बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा me⁴/64 पाई क्यूब h³ था बेटा एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू सी 1/p² माइनस 1/n²। तो ये सी आया और ये किसके बराबर होता है, आर इन्फिनिटी, और ये किसके बराबर हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली रेबर्स कांस्टेंट के बराबर होता है बेटा, ठीक है। तो बेटा ये यहाँ से इसको कंप्लीट कर ले आप। तो यहाँ पे होगा दिस रिलेशन इज आइडेंटिकल विद द सीरीज फार्मूला बाय द बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज का फार्मूला भी ऐसे ही होता है ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अब अगर इन दोनों को हम कर देते हैं एक दूसरे के इक्वल, तो बेटा ये हमारे पास रेबर्स कांस्टेंट के बराबर होता है। द वैल्यू ऑफ इंफिनिटी इज कैलकुलेटेड टू बी 1 पॉइंट, बेटा ये इसकी वैल्यू है, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है 1.0970 पर मीटर, विच इज इन क्वाइट गुड एग्रीमेंट विद द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। रेबर्स कांस्टेंट के इक्वल होता है बेटा। अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल the known series of the hydrogen spectrum arises from the transition in which the बेटा ये ट्रांजिशन की बात कही गई है कि लाइमन सीरीज तब बनती है जब हायर से फर्स्ट में आता है, बाल्मर तब बनती है जब हायर से सेकंड में आता है, पाशन तब बनती है जब हायर से थर्ड में आता है, ब्रैकेट तब बनती है जब हायर से फोर्थ में आता है, और फंड तब बनती है जब हायर से फिफ्थ में आता है, ठीक है। ये इंफ्रारेड के अंदर है, विजिबल के अंदर है, और ये अल्ट्रा वायलेट के अंदर है। कहीं पे इंफ्रारेड लिखा हुआ है, कहीं पे फार इंफ्रारेड, बात एक ही है बेटा। अगर विजिबल लाइट कहे या रेड कलर कहे या ग्रीन कलर कहे, तो रेड और ग्रीन भी किसके अंदर होते हैं, रेड और ग्रीन भी विजिबल के अंदर ही होते हैं। तो इस तरह से फार अल्फा इंफ्रारेड भी कहेंगे तो वो किसके अंदर कैटेगरी के अंदर आएगा, इंफ्रारेड कैटेगरी के अंदर ही आएगा। तो इंफ्रारेड फार इंफ्रारेड एक दूसरे से टर्म्स मिक्स होते हैं। As shown in the energy level diagram, the region extends beyond n is equal to infinity. n is equal to infinity का मकसद है बेटा वो ऑर्बिट जिस ऑर्बिट के अंदर ऐसा ऑर्बिट, और आपको ये भी पता है बेटा कि जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे ऑर्बिट्स के दरमियान डिफरेंस कम होता है। आपने एनर्जी के दरमियान डिफरेंस भी देखा है कि फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड के दरमियान 10.2 डिफरेंस होता है, जबकि सेकंड और थर्ड के दरमियान डिफरेंस कम होता है, थर्ड और फोर्थ के दरमियान कम होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एनर्जी लेवल्स के दरमियान डिफरेंस कम होगा, और एक ऐसी लेवल आएगी जहां पे जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वहां पे एनर्जी जीरो हो जाएगी, और उस लेवल के रेडियस को हम कहते हैं कि ये इन्फिनिटी पे। क्योंकि बेटा एनर्जी का फार्मूला हमने पढ़ा था कि एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू E0/n²। किसी ने ये कहा था कि यहाँ पे माइनस लगेगा, माइनस नहीं लगेगा बेटा, क्योंकि E की वैल्यू ही निगेटिव है। E0 की वैल्यू -13.6 eV है, तो अगर यहाँ पे माइनस लगाएंगे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एनर्जी नहीं होगी, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा निगेटिव होती है। तो अगर हम देखते हैं कि इसकी एनर्जी जीरो तब होगी जब n इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, तो एनर्जी हो जाएगी E0/इन्फिनिटी इज इक्वल टू एनर्जी जीरो होगी, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, ठीक है। और ये बेटा फार्मूला ये भी कहता है कि निगेटिव के अंदर जब एनर्जी का डिनोमिनेटर बढ़ेगा उतनी एनर्जी जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि निगेटिव का टर्म जितना छोटा होगा वो बड़े से बड़ा माना जाएगा। इसलिए जैसे हायर ऑर्बिट के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन जाएगा उसकी एनर्जी जो होती है वो बढ़ती है,
तो ये थी सिंध के अंदर कुछ चीजें दी गई थी। एक और भी पेज था सिंध का, उसके अंदर जो ये निगेटिव एनर्जी वाला लिखा हुआ है कि निगेटिव एनर्जीज जो होती है उनके होने का रीजन क्या होता है, या निगेटिव एनर्जीज क्यों होती है। ठीक है, और ये जो है हमारे पास, ये पंजाब के अंदर जो है वो एक्सप्लेनेशंस दी गई है कि अगर हम देखते हैं कि ये पंजाब बोर्ड के अंदर ये एनर्जी की एक्सप्लेनेशंस दी हुई है बेटा, ये पीटीबी का है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है वो ये भी वही सेम फार्मूलाज दिए गए हैं जो हमने सिंध के अंदर दिए थे, इसमें कोई भी ऐसी जो है वो चेंज नहीं दी हुई। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो ई नॉट लिखी हुई है, यहाँ पे जो ई नॉट लिखी हुई है उसकी एनर्जी को पॉजिटिव लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे 13.6 करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो किसी भी एनर्जी को आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे E इज इक्वल टू माइनस ई नॉट, तो इसका मकसद है इसने ई नॉट को किस तरह से लिया है 13.6, तो आप इसको ई नॉट लिख सकते हैं। माइनस ई नॉट उस सूरत में लिखेंगे जब E की वैल्यू आपको किसमें रखनी है 13.6 के अंदर, तो आप माइनस देंगे। लेकिन जब आप ई नॉट इज इक्वल टू माइनस 13.6 कंसिडर करते हैं तो फिर आपको माइनस में वैल्यू नहीं रखनी, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है कि जो ई की वैल्यू दी गई है वो पॉजिटिव में दी गई है या निगेटिव में दी गई है, इस तरह से आपने इसको देखना है बेटा। ठीक है, इसके अंदर भी वही सेम चीजें हैं जो हमारे पास है, कोई भी ऐसी चीज इसके अंदर नई नहीं है। नई जो चीज थी वो इसके अंदर जो थी वो मैंने आपको बता दी थी कि जो डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस को कनेक्ट किया गया था बोस थ्योरी के साथ, वो चीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं बेटा। ठीक है, अब इसके बाद इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनके अंदर जो है वो एक दो चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए बेटा। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन इस तरह से होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर इस तरह से आपको कहा जाए कि व्हाट इज शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज, कि अगर बाल्मर सीरीज की कम से कम फ्रीक्वेंसी और ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ कब होगी। ठीक है बेटा, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि व्हाट इज हाईएस्ट कर ले, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, इन बाल्मर सीरीज, बाल्मर या किसी में भी कहा जा सकता है, किसी भी सीरीज की बेटा। अब इसमें आपने ये देखना है बेटा, जब फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, वेवलेंथ कम होगी। तो जब फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो वेवलेंथ क्या हो जाती है बेटा, वेवलेंथ कम हो जाती है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होता है बेटा, इसका सॉल्यूशन ये होता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बाल्मर सीरीज के अंदर तब आएगी जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से सेकंड के अंदर आएगा। तो इसके लिए जब फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो और वेवलेंथ शॉर्टेस्ट हो तो P की वैल्यू 2 रखेंगे, अगर रिलायमन होगी तो P की वैल्यू 1 होगी, और N की वैल्यू इन्फिनिटी कंसीडर की जाएगी कि इन्फिनाइट ऑर्बिट से अगर सेकंड के अंदर आएगा तो ये चीज होगी बेटा। और दूसरी बात इसमें ये हो सकती है कि व्हाट इज हाईएस्ट मींस, अब यहाँ पे हम करते हैं लोएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज के अंदर बेटा लॉन्ग जो है वो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, कम से कम फ्रीक्वेंसी और बड़े से बड़ी वेवलेंथ हो, ये कब होती है बेटा। ठीक है, तो इसके अंदर ये होता है कि ये उसी सूरत में होगी जब थर्ड से सेकंड में इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसके लिए P की वैल्यू वही 2 रखेंगे
जबकि एन की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। ठीक है, ये चीजें माइंड में रखनी है आपने कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तब होती है जब फ्रीक्वेंसी कम होती है। अगर वेवलेंथ बड़ी होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर वेवलेंथ छोटी होगी तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी। तो हाई फ्रीक्वेंसी तब एमिट होती है जब इन्फिनिटी से सेकंड में आता है, और कम से कम तब आती है जब थर्ड से सेकंड में आता है। अगर यही चीजें लाइमन के लिए पूछी जाए तो लाइमन के लिए ये होता है कि पी की वैल्यू 1 रखनी है और एन की वैल्यू जो आपने रखनी है वो इन्फिनिटी या 2 रखनी है इसी सेम कंडीशंस के अंदर। तो इस तरह से मुख्तलिफ कंडीशंस के ऊपर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद हम आते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, ऐसे अलग टॉपिक नहीं है, इसी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से जुड़ा हुआ टॉपिक है। उसके अंदर हम 4 चीजें पढ़ते हैं। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में अब हम देखते हैं कि इन चीजों का मतलब या मकसद क्या होता है। ठीक है, एक्साइटेशन एनर्जी। अब देखें एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है। बेटा देखें, एक्साइटेशन एनर्जी का मकसद होता है, जैसे नाम से आपको पता है, कि वो एनर्जी जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट तक एक्साइट कर दे, उसको कहा जाता है एक्साइटेशन एनर्जी। बेटा जैसे आप कहोगे बेटा एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। ठीक है, तो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट तक अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को ले जाना चाहें तो उसके लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कहा जाता है एक्साइटेशन एनर्जी। जैसे अगर हम हाइड्रोजन के लिए लेते हैं तो हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट के अंदर एनर्जी होती है -13.6 eV, और अगर सेकंड स्टेट हम देखते हैं तो उसकी एनर्जी जो होती है वो होती है माइनस, ठीक है, मेरे ख्याल में 3.4 eV है। बेटा हो सकता है मुझे वैल्यू से याद ना हो, अगर मैं गलत लिखूं तो बताते आइएगा। फर्स्ट के अंदर एनर्जी -13.6 eV होती है और सेकंड के अंदर होती है -3.4 eV। अब अगर इसका मकसद है कि अगर इलेक्ट्रॉन को हम लोअर से हायर तक ले जाएंगे तो हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, मीन्स -13.6 से एनर्जी कितनी करनी पड़ेगी, -3.4। तो जाहिर सी बात है आपको पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर से जो एनर्जी देते हैं ना वो पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। तो एक्साइटेशन एनर्जी हो जाएगी इस तरह से, E माइनस हो जाएगा E0 इस तरह से। तो ये होगा -3.4 माइनस -13.6, तो ये हो जाएगी हमारे पास इज इक्वल टू +10.2 eV। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 10.2 eV। तो बेटा ये हमेशा क्या होती है, ये पॉजिटिव होती है। एक्साइटेशन एनर्जी जो होती है ये पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि हमने यहाँ से एनर्जी -13 से इतनी करनी है, तो ये पॉजिटिव होती है। और ये कहाँ से देते हैं बेटा, किसी सोर्स से देते हैं। अब इस एनर्जी को देने के तरीके होते हैं। ठीक है, आप थर्मल एजिटेशन कर सकते हैं। थर्मल एजिटेशन के अंदर गर्म करने से किसी चीज को ये दे सकते हैं, गर्म करने से एक्साइटेशन होती है। आप इसको विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकते हैं, जैसे आप जो डिस्चार्ज गुजारते हो ना उसमें से ट्यूब में से, उसके अंदर एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो स्ट्रेच करती है इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू दे सकते हैं। आप मुख्तलिफ तरीकों से दे सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि आप कोई एक मखसूस तरीके, आप उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरह दे सकते हैं, आप फोटान की सूरत में दे सकते हैं, मींस एक्सपोजर ऑफ लाइट जिसको कहा जाता है उससे दे सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिन तरीकों से आप ये एक्साइटेशन करवा सकते हैं।
एक्साइटेशन एनर्जी के बारे में दो चीजें ध्यान में रखनी, एक तो ये कि वो डिफरेंस ऑफ एनर्जी के बराबर होती है जिस ऑर्बिट के अंदर ले जाना है, और दूसरी बात ये कि ये एनर्जी पॉजिटिव होती है क्योंकि ये बाइंडिंग एनर्जी को इस तरह से इधर उधर करती है। तो आप इसके बारे में लिखोगे कि ये जो होगी ये एक तो होती है पॉजिटिव, और दूसरी ये कि ये इक्वल टू डिफरेंस होती है दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान। अब इसके बाद दूसरी जो चीज है हमारे पास वो होती है एक्साइटेशन पोटेंशियल। अब ये एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है? देखिए बेटा, एक्साइटेशन पोटेंशियल एक मेथड के हिसाब से होता है कि अगर हम मेथड इस्तेमाल करें इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, जैसे ये फॉर एग्जांपल अगर हम ट्यूब बनाते हैं इस तरह से, सपोज करें इसके अंदर हमने कोई इस तरह से एटम्स लिए, ठीक है, और यहाँ पे हमने तरीका इस्तेमाल जो किया है, ये तरीका हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कि हम यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की वजह से यहाँ पे एक्साइटेशन करवाते हैं। तो अगर इस तरह से हम एक्साइटेशन करवाएंगे ना बेटा, तो आपको पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा वी होती है ई डेल्टा आर के, कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी पोटेंशियल के। आप जितना यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा दोगे, और एक मखसूस पोटेंशियल होता है जिसके बाद डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल के। जितना पोटेंशियल आप ज्यादा रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा बनेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी प्रोवाइड करेगी इलेक्ट्रॉन्स को। तो बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दे कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाए, तो उसके लिए जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है वो पोटेंशियल जो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करे जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाए, तो ऐसे पोटेंशियल को कहा जाता है एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो आप कहोगे पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन, या वो पोटेंशियल जो इतनी एनर्जी प्रोवाइड करे जिससे एक्साइटेशन हो जाए, उस पोटेंशियल को क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, एक्साइटेशन पोटेंशियल इज न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली का मकसद क्या होता है बेटा? नंबर सेम होगा, यूनिट अपना अपना होगा, एनर्जी का अपना, पोटेंशियल का। न्यूमेरिकली इक्वल टू एक्साइटेशन एनर्जी। बेटा ये न्यूमेरिकली इक्वल होता है एक्साइटेशन एनर्जी के। सपोज करें बेटा, आपको पता है पोटेंशियल जो होता है, ठीक है, पोटेंशियल किसके बराबर होता है बेटा? वर्क पर यूनिट चार्ज के बेटा। ठीक है, अगर हम देखते हैं बेटा पोटेंशियल का फार्मूला ये भी होता है वर्क पर यूनिट चार्ज बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे वर्क किसके बराबर होता है बेटा? एनर्जी के। तो बेटा ये हो जाएगा इज इक्वल टू वर्क, और वर्क किसके बराबर है? एनर्जी अपॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई है बेटा। ठीक है, एनर्जी अपॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। और एक्साइटेशन एनर्जी कितनी होती है? अगर ये पोटेंशियल एक्साइटेशन का हो, तो एक्साइटेशन अगर हम देखते हैं बेटा, तो एक्साइटेशन फॉर एग्जांपल है कि ये है 10.2 eV। अगर हम इसका लेते हैं हाइड्रोजन का, अपॉन ई में कैंसिल हो जाएगी, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 10.2 वोल्ट। ठीक है, ये हो जाता है। तो देखिए वैल्यू सेम आई, जाहिर सी बात है पोटेंशियल का यूनिट अलग होगा और एनर्जी का अलग होगा। तो ये एक्साइटेशन पोटेंशियल, अगर एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 eV है तो एक्साइटेशन पोटेंशियल 10.2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकली इक्वल इसको कहा जाता है। न्यूमेरिकली का मकसद है नंबर सेम होगा, बाकी यूनिट हर एक का अपना होगा। एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और पोटेंशियल का कौन सा है? वोल्ट है। तो इसको कहा जाता है एक्साइटेशन पोटेंशियल is numerically equal to the excitation energy।
मीन्स अगर हाइड्रोजन के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट के अंदर आपने एक्साइट करवाना है तो पोटेंशियल जो होगा वो इसके बराबर होगा, न्यूमेरिकली पॉजिटिव होता है बेटा। ठीक है, अब आ जाए आगे आयोनाइजेशन की तरफ आ जाए कि आयोनाइजेशन किसको कहा जाता है बेटा। आयोनाइजेशन एनर्जी आपको पता है बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी का मकसद क्या होता है बेटा। आयोनाइजेशन एनर्जी का मकसद है वो एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली एटम से निकल जाए, कम से कम बेटा, ये कम से कम होगी, ऐसे तो ज्यादा एनर्जी से भी निकल जाएगा। जैसे बेटा हाइड्रोजन के अंदर मोस्टली ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, एनर्जी कितनी होती है -13.6। अगर आपने एक्साइटेशन करवानी है तो सॉरी आयोनाइजेशन करवानी है तो आयोनाइजेशन का मकसद है इलेक्ट्रॉन को आपने फ्री करना है, फ्री का मकसद है उसकी एनर्जी जीरो कर दे, वो फ्री हो जाएगा। तो जीरो करने के लिए आपको कितनी देनी पड़ेगी, +13.6 देनी पड़ेगी। माइनस है उसके पास, प्लस आप 13.6 देते हो, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी जीरो। तो किसके इक्वल हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी बेटा उस एनर्जी के बराबर जो उस ऑर्बिट के अंदर है। अगर ग्राउंड स्टेट के अंदर हाइड्रोजन के अंदर ग्राउंड स्टेट के अंदर -13.6 है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी कितनी होगी 13.6 होगी, क्योंकि फ्री करने का मकसद होता है उसकी एनर्जी आप जीरो कर दें। तो इसकी डेफिनेशन भी बेटा वही होगी कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी बेटा। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम एटम, ठीक है, उसको कहा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है पॉजिटिव, ठीक है, और किसके इक्वल होती है, इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट के अंदर जो इसकी एनर्जी होती है ना उसके बराबर होती है। जैसे अगर ग्राउंड स्टेट देखें तो उसकी अगर आयोनाइजेशन देखें तो ये एनर्जी हो जाएगी +13.6 eV हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट के अंदर एनर्जी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन के पास -13.6 eV होती है। इसको फ्री करना है मींस इसकी एनर्जी को जीरो करना है, तो जीरो करने के लिए जरूरी है -13.6 eV उसके पास है, और ये जो है ये आप इसको बाहर से दें +13.6 eV आप देंगे तो टोटल रिजल्ट जो आ जाएगी वो क्या हो जाएगी जीरो। तो ये जो होती है ये बाहर से एनर्जी देते हैं तो ये देखें ये पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, ठीक है। अब इसके लिए भी पोटेंशियल होता है, अगर ये मेथड इस्तेमाल करते हैं पोटेंशियल वाला तो इसके लिए भी पोटेंशियल होता है जिसको कहा जाता है आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, वही सेम बेटा बात, ठीक है। पोटेंशियल रिक्वायर्ड फॉर आयोनाइजेशन पर्पस, आयोनाइजेशन पर्पस के लिए जितना भी आपके पास पोटेंशियल रिक्वायर्ड, और ये भी क्या होता है ये भी न्यूमेरिकली इक्वल होता है, वही वर्क पर वाला फार्मूला मैं ड्राइव नहीं कर रहा, न्यूमेरिकली इक्वल होता है बेटा, ठीक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज न्यूमेरिकली इक्वल, न्यूमेरिकली इक्वल होता है बेटा, किसके इक्वल होता है, तो आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल होता है आयोनाइजेशन वो होता है 13.6 वोल्ट, इसलिए होता है क्योंकि वही वर्क पर यूनिट चार्ज वाले फार्मूले से आप कर सकते हैं कि जितना एनर्जी होती है उतना ही उसके लिए पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है, तो इसको कहा जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल बेटा, ठीक है। अब इस चीज को हम देख लेते हैं बेटा हमारे बुक के हिसाब से कि ये हमारा बुक इसके बारे में क्या कहता है बेटा, ठीक है। इसके अंदर मेथड भी लिखे हुए हैं और वो चीजें लिखी हुई है जो इसके अंदर बेटा आती है। एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल है
The Bohr's model predicts that the total energy of an atomic electron is quantized. जाहिर सी बात है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये होता है E इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एन स्क्वायर। अगर आप देखते हैं फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर -13.6 होती है, तो उसकी डिवीजन के अंदर सेकंड के अंदर डिवाइडेड बाय 4 इस तरह से, इसको क्वांटाइजेशन कहा जाता है कि मखसूस एनर्जीज हो जिसके अंदर हर चीज पॉसिबल ना हो। क्वांटाइजेशन का मकसद ये होता है कि जैसे सीढ़ियां होती है ना, आप एक स्टेप के ऊपर चढ़े, दूसरा स्टेप अगर 1 फीट ऊंचा है तो आप दूसरे स्टेप में 1 फीट ऊपर आए, तीसरे स्टेप के अंदर 2 फीट ऊंचे आए। तो इसका मकसद है ये जो आप हाइट तय कर रहे हो ये मखसूस एक वैल्यूज के अंदर है। जब सीढ़ी की अगर हाइट 1 फुट है तो आप उस सीढ़ी के ऊपर हाफ फीट के ऊपर नहीं हो सकते, खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वैल्यूज को क्वांटाइजेशन, यही तो बेटा प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की आप कह सकते हैं ब्यूटी थी कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ने लाइट को क्वांटाइजेशन की तरफ लेके गया था कि हर किस्म की लाइट एमिट नहीं होती। ठीक है, बहरहाल ये एक अलग डिस्कशन है, इसको नहीं डिस्कस करते यहाँ पे। तो ये क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। जैसे स्टेशनरी वेव्स है, आपको पता है अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 10 है तो 20 हो सकती है, 30 हो सकती है, 40 हो सकती है। उस रोप के अंदर उस टेंशन के ऊपर उस लेंथ के ऊपर 15, 16, 17 नहीं हो सकती अगर उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 10। पैरामीटर्स चेंज करें अलग बात है, लेकिन उन पैरामीटर्स के ऊपर अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 10 है तो 20 हो सकती है, 30 हो सकती है, उसके अंदर 21, 22। ये क्वांटाइजेशन, एनर्जी क्वांटाइज्ड है बेटा। फॉर एग्जांपल इक्वेशन 11 गिव्स द अलोड एनर्जी वैल्यूज फॉर द इलेक्ट्रॉन 1। बेटा प्रीवियस के अंदर जो हमने पढ़ा है, स्टेट n is equal to 1 is said to be in the ground state, where as states 2, 3 are called the excited states। ठीक है बेटा, एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम जो होता है ना, ये वो जो कल भी मैंने बताया था 10⁻⁸ सेकंड होता है नॉर्मल का, कि अगर इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाता है तो ये वापस आने का टाइम जो होता है ना 10⁻⁸ होता है, लाइफ टाइम जो कहा जाता है किसी भी ऑर्बिट के एक्साइटेड के अंदर। आर कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट्स इफ एन एटम इज सप्लाइड एनर्जी। जाहिर सी बात है बिना सप्लाई के तो एक्साइटेशन होगी नहीं। सप्लाइड एनर्जी so that it reaches one of the allowed values। allowed means particular orbits के अंदर। अब अगर 13.6 माइनस है तो ये आप 10.2 दे सकते हो, अगर आप 5.2 दोगे तो ऊपर तो कहाँ जाएगा, ऑर्बिट ही नहीं है। so that it reaches one of the allowed values, then the atom is said to have gone to one of its excited states। The excitation potential is defined to be the accelerating potential which moves the electron of the atom from the ground state to the higher state। Since the atom has discrete states, so definite amounts of energy are required to take। बेटा definite का मकसद है particular amounts होती है इसके अंदर, difference के बराबर होती है। Take the electron to the various excited states of the atom। There are many ways by which the electron, बेटा ये तरीके many ways है, कोई एक नहीं है बेटा। The electron of an atom can be excited to different states। If the atomic gas is heated, the electron may be excited। thermal agitation कहा जाता है, heated thermal agitation कहा जाता है। may be excited by thermal motion collision। if the gas is an electric discharge, a free electron which has been accelerated by the electric field may hit the atom of the gas and excite it to higher state। यहाँ पे hit का मकसद क्या होता है? hit atom का मकसद है interaction होता है। hit का मकसद ये नहीं है कि आप मारो, हिट का मकसद ये कि आप कोई भी चार्ज चीजें होती है ना, वो आपस में इस तरह से किलोज आ गई, उनके दरमियान इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट हो गया, हिट कर लिया। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को हिट करके एक्साइट नहीं करेगा, उसके ऊपर चार्ज होती है। इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन का मैकेनिज्म रिपल्शन होता है। इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी के साथ जब इलेक्ट्रॉन के पास से गुजरता है ना तो उसको रिपेल करके ऑर्बिट से ऊपर कर देता है। अल्फा पार्टिकल का और प्रोटॉन का अट्रैक्शन होता है, टीयर ऑफ करता है, अट्रैक्ट करके उसको एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन करता है। तो यहाँ पे हिट करने का मकसद ये नहीं, हेड ऑन कुलियन। हेड ऑन कुलियन न्यूट्रल पार्टिकल्स के दरमियान होती है, जब इस तरह टकराते हैं। हेड ऑन कुलियन चार्ज पार्टिकल के दरमियान नहीं होती बेटा, वो अलग होता है।
अब यहाँ पे एटम हो या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसका हिस्सा है? एटम का है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है हम कहते हैं वो एटम एक्साइटेड हो गया। तो यहाँ पे ये थोड़ा इतना ज्यादा इसको डीप ना ले कि सर यहाँ पे एटम लिखा हुआ है गलत है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है गलत है। जो इलेक्ट्रॉन किसका होता है? एटम का तो होता है। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है तो वो एटम एक्साइटेड हो गया ना। तो ये टर्मिनोलॉजी है, इसको इतना डीप ना ले, ये होगा वो होगा, यहाँ पे ये वर्ड होगा वहां होगा, वर्ड्स की खेल को छोड़े, चीज को समझे, बात क्या होती है उसको समझे। Of the gas and excited to higher state, the atoms of the gas when illuminated, बेटा ये होता है लाइट प्रोवाइड करने से, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला होता है। may absorb energy from a photon and are excited. If an electron lying in the ground state of the atom is given sufficient energy so that it is raised to the orbit for n is equal to free हो जाएगा, n is equal to infinity के अंदर फ्री हो जाएगा। It will disengage itself means निकल जाएगा from the atom. The atom will then become positively charged, ionization हो जाएगी। It is said to be ionized. The ionized, बेटा यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है जो कट गई है पिक्चर के अंदर, और वो होती है 13.6 आपके बुक के अंदर लिखी हुई है। ठीक है बेटा, तो ये होती है एक्साइटेशन और आयोनाइजेशन की। अब आप आगे आते हैं बेटा एक्सरे के ऊपर। एक्सरे और लेजर में यहाँ पे आपको पढ़ा देता हूँ। जिसको लगता है कि मैं ये फजूल पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल रेस्ट कर सकता है, जबरदस्ती नहीं है। और ये टॉपिक्स बेटा मोस्ट प्रोबेबली आपके सिलेबस के अंदर आएंगे, पीएमसी के अंदर, क्योंकि ये फेडरल के सिलेबस के अंदर, सिमार्ट सिलेबस के अंदर दोनों टॉपिक मौजूद है। हाइड्रोजन सिमार्ट सिलेबस के अंदर नहीं है। मैं सिलेबस आपके साथ इसलिए शेयर नहीं कर रहा क्योंकि आपकी एक हैबिट है, आदत है कि फिर आप उस सिलेबस के पीछे भागोगे और आप न ये पढ़ पाओगे न वो पढ़ पाओगे। और ये जो कहते हैं ना कवि की जो होती है वो, जो उसने किसी और की जो है वो लैंग्वेज सीखने की कोशिश की थी तो अब कहाँ कहाँ हो गई है, न वो अपनी जबान रही है न दूसरे की जबान हो गई है, इस तरह से रहता है। और बहुत सारे मैं फिर कहता हूँ आपको, बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेजेस, बहुत सारी चीजें आपको अपने रास्ते से हटा रही है। आप पढ़ रहे हो इंटर, आपको कहा जा रहा है कि हम आपकी सेल्फ असेसमेंट फर्स्ट ईयर की शुरू कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन हो रही वो, और आप फर्स्ट ईयर की तरफ जा रहे हो। बेटा एक चीज को कंप्लीट करो, उसके बाद सुकून के साथ दूसरी चीज करो। आपका आपकी सक्सेस का 99% इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपका पाथ सही है या गलत है। गलत पाथ पे आपकी बहुत बड़ी एफर्ट आपको नाकामी की तरफ ले जा सकती है। राइट ट्रैक पे आपकी हल्की सी मेहनत भी आपको सक्सेस तरफ ले जा सकती है। रास्ते का जो चुनाव होता है, तरीके का जो चुनाव होता है वो बहुत ही आम होता है। स्ट्रेटजीज जो होती है ना वही जंग को जीतती है, हथियार नहीं जीतते। स्ट्रेटजी जो होती है, हिकमत अमली जो होती है, इंसान की जरूरत जो होती है, वो इंसान की जो हिम्मत होती है, इंसान की जो बहादुरी होती है ना, वही किसी भी चीज को जीतने में अहम रोल प्ले करती है। दुनिया की हिस्ट्री के अंदर बड़ी बड़ी फोर्सेस को देख लें, अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर देख लें, नाकामी का सामना इसलिए करना पड़ा कि उनके पास हथियार तो बहुत ज्यादा थे लेकिन स्ट्रेटजीज और बहादुरी और हिम्मत की थोड़ी कमी थी, इसलिए फेल्योर का सामना होता है। छोटा सा एक ग्रोह बड़ी बड़ी आर्मीज को शिकस्त दी है, आपने हिस्ट्री पढ़ी है या नहीं, लेकिन उसका रीजन जो था वो बेटा गलत स्ट्रेटजीज, गलत हिकमत अमलियां होती हैं। इसलिए आपकी जो स्ट्रेटजीज होंगी ना वो यहाँ पे डिसाइड करेंगी। आप कम एफर्ट से भी सक्सेस कर ले सकते हो, आप ज्यादा जो है वो एफर्ट से भी नाकामी की तरफ जा सकते हो। फ्रस्ट्रेट नहीं होना, अपने आप को एक कंट्रोल में रखना है, कुछ नहीं होना। सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है, जो भी तमाशा हो रहा है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं देनी। आपने अपना काम करना है, आपका एक अपना प्लान होना चाहिए। किसी और के प्लान के ऊपर आप नहीं जा सकते क्योंकि किसी और को क्या पता कि आपकी कंडीशन क्या है। आपका टाइम टेबल कोई दूसरा सेट नहीं कर सकता। मुझे क्या पता आप किस कंडीशन के अंदर गुजर रहे,
मुझे क्या पता आपको खाना घर में किस टाइम पे बनता है, मैं आपको एक शेड्यूल बना के दे रहा हूँ। तो अपने हिसाब से आराम से सुकून से, कोई बात नहीं है, जो भी आपका एक तरीके से चल रहा है आप सिस्टमेटिक वे से पढ़े, कोई मसला नहीं है, फ्रस्ट्रेट ना हो, कुछ नहीं होगा, कोई आसमान नहीं गिरेगा। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, आसमान नहीं गिरना। आप इंशाल्लाह कामयाब होगे, आप मेहनत से कामयाब होगे, आप स्ट्रेटेजी के साथ आप इंशाल्लाह आपकी जो कामयाबी होगी उसकी आवाज बहुत बड़ी होगी। तो आप बेटा अपने आप को कंट्रोल के अंदर रखें, इधर उधर जो है वो भागने की या ये हुआ वो हुआ करने की जरूरत नहीं। इसलिए मैं आपको सिलेबस फेडरल का नहीं भेज रहा, बहुत सारे पेजेस के ऊपर लगा भी हुआ था, लेकिन ये गलत बात है, फिर बच्चा उसमें कंफ्यूज होता है ये वो। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखिए और अपने पढ़ने पे बेटा तवज्जो दे। अब इसके बाद बेटा हम करते हैं एक्सरेज के बारे में, कि एक्सरेज होते क्या है बेटा। छोटा सा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, एक दो दिन के अंदर इंशाल्लाह हो जाएगा। एक्सरेज किसको कहा जाता है बेटा? एक्सरेज बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, और ये वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जिसकी वेवलेंथ 0.1 to 1 नैनोमीटर होती है। ठीक है, तो ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ 0.1 to 1 नैनोमीटर हो और जिसके अंदर एनर्जी 1 to 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो ऐसी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक्स रेज कहा जाता है। शॉर्ट वेवलेंथ के अंदर आता है, हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर आता है, अल्ट्रावायलेट से बड़ा है और गामा रेज से छोटा होता है। एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट और गामा रेज के दरमियान जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसको एक्स रेज कहा जाता है। इसकी वैल्यूज आपके सिंध के अंदर लिखी हुई है, शायद पंजाब के अंदर भी लिखी हुई हो। तो आप कह सकते हैं कि एक्सरे का मकसद है ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ 0.1 to 1 नैनोमीटर हो, जिसके अंदर एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। तो ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक्सरेज कहा जाता है। एक्सरे के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर है, उससे भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो उससे ज्यादा है। ये विद द स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल करता है, बिगैर मीडियम के ट्रेवल कर सकते हैं। इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी ये भी होती है कि ये मुख्तलिफ चीज़ों से गुजरने की सलाहियत रखते हैं, पेनिट्रेट करने की सलाहियत रखते हैं, जो आम नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पेनिट्रेशन की सलाहियत नहीं रखती। तो ये एक्सरेज के अंदर इंसानी फ्लैश से गुजरने की भी सलाहियत होती है, बोन से नहीं गुजर सकता। एक्सरे की डायफ्रेक्शन सबसे पहले करवाई थी डब्ल्यू एच ब्राग ने यूजिंग ब्रेक क्रिस्टल, जिसके अंदर एक्सरे की डायफ्रेक्शन की गई थी, और एक्सरे की डायफ्रेक्शन करवा के डब्ल्यू एच ब्राग ने सबसे पहले इसकी वेवलेंथ मेयर की थी बेटा। ठीक है, अब ये जो स्पेक्ट्रम भी है वो भी इस ब्रेक क्रिस्टल से हम एक्सरे का स्पेक्ट्रम भी ले सकते हैं। एक्सरे के स्पेक्ट्रम और आम लाइट के स्पेक्ट्रम में फर्क ये होता है कि एक्सरे का स्पेक्ट्रम नजर नहीं आएगा, आम लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है वो हमें नजर आ सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आज हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है वो एक्सरे की प्रोडक्शन की है, कि एक्सरे को पैदा कैसे किया जाता है। ठीक है, तो एक्सरे को पैदा करने के लिए हम जो ट्यूब लेते हैं उसको कहा जाता है कुलिज ट्यूब। ये प्रोफेसर कुलिज का बनाया हुआ जो मॉडर्न ट्यूब होता है इसको एक्सरे कुलिज ट्यूब कहा जाता है। एक्सरेज को रॉन्जन रेज भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले जो डिस्कवर किए थे वो रॉन्जन ने किए थे। और दुनिया के अंदर जो सबसे पहला एक्सरे हुआ था वो रॉन्जन की वाइफ के लेफ्ट हैंड या राइट हैंड का जो है वो हुआ था। दुनिया के अंदर सबसे पहला एक्सरे उसकी अपनी वाइफ के हैंड का था, मेरे ख्याल में लेफ्ट हैंड का था शायद। तो ये बेटा एक्सरे की कुछ हिस्ट्री है या उसकी इंपॉर्टेंट चीजें। अब एक्सरे की प्रोडक्शन को हम देखते हैं कि एक्सरे किस तरह से पैदा होते हैं या एक्सरे को पैदा कैसे किया जाता है। इसको कहा जाता है बेटा एक्सरे प्रोडक्शन बेटा। ठीक है, हम करते हैं बेटा एक्सरे की प्रोडक्शन। अब एक्सरे को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है बेटा? एक्सरे को प्रोड्यूस किया जाता है एक ट्यूब के अंदर
जिस ट्यूब को कुलिज ट्यूब कहा जाता है बेटा, ये जो मॉडर्न होता है, रॉन्जन ने जो इस्तेमाल किया था वो इसी तरह का था। रॉन्जन के एक्सरे ट्यूब और कुलिज ट्यूब के दरमियान एक बुनियादी डिफरेंस है कि रॉन्जन ने जो ट्यूब इस्तेमाल किया था उसमें गैस फिल्ड थी, ठीक है, जबकि जो ये है एवाक्यूटेड गिलास ट्यूब होता है, शीशे का गिलास ट्यूब होता है बेटा, एवाक्यूटेड होता है बेटा। मीन्स इसके अंदर किसी भी किस्म की बेटा जो है वो कोई चीज नहीं होती, एवाक्यूटेड बेटा गिलास ट्यूब होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से इसके अंदर लगा होता है फिलामेंट, और फिलामेंट को हम देते हैं यहाँ से करंट, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। ये इस तरह से बेटा इसका गिलास ट्यूब होता है, और ये इस तरह से होता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक हेवी मेटल होता है, यहाँ पे एक हेवी मेटल होता है, उस हेवी मेटल का एक पीस लगा होता है, उस हेवी मेटल का जो पीस होता है उसको कहा जाता है टारगेट मटेरियल, और इसको पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है बेटा, ये जो हमारे पास है ये है टारगेट मटेरियल, टारगेट मटेरियल कहा जाता है बेटा। टारगेट मटेरियल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ये हेवी मेटल होना चाहिए, ठीक है, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होनी चाहिए बेटा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होनी चाहिए, और इसके अंदर हीट कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, हीट कंडक्शन इसकी प्रॉपर्टी हाई होनी चाहिए बेटा। ये जो टारगेट मटेरियल है इसका हेवी मेटल होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है और हीट कंडक्टिविटी हाई होती है, ठीक है। अब क्या किया जाता है बेटा, इसकी जो बुनियादी पॉइंट होती है वो ये होती है बेटा, एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन हाई एनर्जी, हाई एनर्जी या एक्सीलेटेड बेटा, एक्सीलेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर स्टॉप्ड बाय हेवी मेटल बेटा। ये इसकी बुनियादी चीज होती है बेटा। एक्सरे कैसे पैदा होते हैं, अब क्या किया जाता है बेटा, अब ये किया जाता है कि यहाँ पे फिलामेंट को दिया जाता है करंट बेटा, यहाँ पे होता है फिलामेंट, फिलामेंट के अंदर होती है थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन का मकसद आपको पता है बेटा, इसको हम करंट देंगे, ये गर्म होगा, और गर्म होने से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जैसे ही हमने करंट दिया ये इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। आगे हमारे पास पोटेंशियल कौन सा है, पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को एक्सीलेट करवाएगा, देयरफॉर इसको हम कहते हैं एक्सीलेटिंग पोटेंशियल, ठीक है। और ये क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे। काइनेटिक एनर्जी वर्क के बराबर होती है, क्यू डेल्टा वी के होती है। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल के। कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, ये बहुत तेजी के साथ इस तरह से आएंगे, और ये जब बहुत तेजी के साथ ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से आएंगे और इस टारगेट मटेरियल के अंदर हिट करेंगे बेटा। जब ये टारगेट मटेरियल के अंदर हिट करेंगे तो टारगेट मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे। आप इसको इस तरह से ले सकते हैं, सपोज करें ये टारगेट मटेरियल है, थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूं इसको, इसके अंदर होते हैं एटम्स और उसके न्यूक्लिया है बेटा। हेवी मेटल है, हेवी मेटल का मकसद क्या होता है, हेवी मेटल इसीलिए रखते हैं कि उसके न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा चार्ज होनी चाहिए, क्योंकि हेवी मेटल के अंदर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसीलिए हेवी मेटल लिया जाता है कि इसके अंदर प्रोटॉन जो है वो ज्यादा हो। अब ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी के साथ अंदर आएगा। अंदर जैसे ही आएगा तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करके रोकने की कोशिश करेगा। अब ये इंटरेक्शन होगा किसके दरमियान, बहुत हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान इंटरेक्शन होगा, और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करेगा।
ये जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है इसको कहा जाता है ब्रेकिंग इंसिडेंट बेटा। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा? ब्रेकिंग इंसिडेंट बेटा, इसको कहा जाएगा ब्रेकिंग इंसिडेंट। ब्रेकिंग इंसिडेंट का मकसद होता है इसकी स्पीड को ब्रेक करने की कोशिश करेगा न्यूक्लियस, और जब न्यूक्लियस ब्रेक करने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन डिसेलरेट होगा। डिसेलरेट होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी कम होगी, कहाँ जाएगी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? ये एनर्जी किसी और फॉर्म में जाएगी, और इससे ये एनर्जी दो फॉर्म्स में जाएगी। यहां से रेज निकलेंगे, और ये रेज निकलेंगे, और प्लस यहाँ पे हीट पैदा होगी। ये जो हाईली एक्सिलेटेड इलेक्ट्रॉन है, जब ये स्टॉप किया जाता है, स्लो किया जाता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, और काइनेटिक एनर्जी दो फॉर्म्स में जाती है। एक रेडिएशन की सूरत में जाती है, एक हीट की सूरत में जाती है, और उसकी इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि उसमें से जो रेडिएशन निकलती है वो हाई एनर्जेटिक रेडिएशन होती है, जो एक्सरेज बनती है। और ये बेटा रिवर्स प्रोसेस है फोटो इलेक्ट्रिक। क्यों? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक के अंदर फोटोन इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन किसको निकाल रहा है? फोटोन को निकाल रहा है बेटा। तो ये प्रोसेस है एक्सरे की प्रोडक्शन का। और ये जो रेज निकलते हैं, इसमें दो किस्मों के रेज निकलते हैं। एक होते हैं सॉफ्ट एक्सरेज, ठीक है, और दूसरे होते हैं हार्ड एक्सरेज। एक सॉफ्ट एक्सरेज होते हैं और दूसरे क्या होते हैं? हार्ड एक्सरेज होते हैं। ये निकलते हैं यहाँ पे, कल डिस्कस करेंगे बेटा आगे। ये होती है एक्सरे प्रोडक्शन। सिंपल सी एक बात आपको बतानी है, बस 1 मिनट की, ठीक है। ये बुक के अंदर एक लाइन बतानी है ताकि आप इसको आपके माइंड में रहे बेटा। ये है नहीं बेटा मेरे पास यहाँ पे, नहीं तो इसमें एक चीज बतानी थी मेरे ख्याल में ये, ठीक है, ये आ गया बेटा। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ एक चीज बतानी थी प्रोडक्शन के बारे में। ये तो एनर्जी की बेटा लिखी हुई है, ये आपको पता है, ये कोई इतनी नहीं। एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड इफ हेवियर एटम्स, हेवियर एटम मींस टारगेट मटेरियल बेटा, मींस टारगेट, टारगेट के हेवियर एटम्स होते हैं, आर bombarded by the spectrum which have been accelerated through thousands of volt। ये जो टारगेट मटेरियल होता है ना, ये 1000 ऑफ वोल्ट्स होता है बेटा यहाँ पे, ठीक है। they accelerated through 1000 of volt, they were first discovered by Ranjan 1894, are also called Ranjan rays, ठीक है। यूजिंग अपेयरेंस सिमिलर इन प्रिंसिपल टू द शोन इन द फिगर, जो मॉडर्न होता है। इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड फ्रॉम द हीटेड कैथोड बेटा, कैथोड गर्म से निकलते हैं थर्मियोनिक एमिशन से, और एक्सीलेटेड, ये एक्सीलेट करते हैं बाय एनोड। टारगेट मटेरियल एनोड होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल होता है डिफरेंस। it is found that high, sufficiently high potential several thousand volt, यहाँ पे several thousand volt बेटा रखा जाता है। A very penetrating radiation is emitted from the surface of the anode, anode से निकलते क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पेनिट्रेट करते हैं। These rays are of the same nature as light or any other electromagnetic wave। The X-rays are detected by photographic plates बेटा, ये इसको डिटेक्ट कर फोटोग्राफिक प्लेट एक्सरे फिल्म। 20 चैप्टर के अंदर ये बेटा ट्यूब्स वगैरह दिए गए, 20 चैप्टर के अंदर डिटेक्टिंग जो मटेरियल होते हैं डिवाइसेस। और मोर रिसेंटली बाय सेमी कंडक्टर डिटेक्टर, 20 चैप्टर के अंदर है। In 1913 W.H. Brogg discovered the phenomena of X-ray diffraction by crystals. This technique permitted the precise measurement of the wavelength of X-rays and thus become the basis for the study of X-ray स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब एक्सरे कल हो जाएगा आपका, कल करेंगे।